तो चलिए अब हम डाइट की बात करते हैं। डाइट का नाम सुनते ही लोगों में बहुत ही ऐसे स्ट्रेस फील होने लगता है कि लाइक हमें सैलेड खाना पड़ेगा और एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। तो आप हमें बताइए व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ परफेक्ट डाइट। और आजकल हर दूसरा इंसान प्रोटीन शेक ले रहा है, विटामिन से कैप्सूल ले रहा है। तो ये क्या नेचुरल डाइट से पॉसिबल नहीं है जो उन्हें डायरेक्टली लेने पड़ रहे हैं? तो करीब करीब अगर अपन एक कटोरी गाढ़ी दाल खा रहे हैं दैट इक्वल टू 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि एक अंडे के बराबर वो प्रोटीन आपको मिल एक जाता अंडे के बराबर? है। हाँ। तो कम वेट लॉस की अगर मैं पॉइंटर बोलूँ तो सबसे पहला पॉइंट है कि बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट। अगर आपने गलत तरीके से लूज करा है और मैक्सिमम आपका वेट लॉस सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड डाइट की वजह से हुआ, सिर्फ कम खाने की वजह से हुआ, तो आप बहुत जल्दी उस वेट को पुट ऑन करेंगे। और देखा गया है 80% केसेस में जो रिबाउंड वेट गेन होता है वो जो आपका पहले वेट था उससे भी ज्यादा आप गेन। ज्यादा प्रोटीन लेने से क्या किडनी खराब हो सकती है? और क्या हम नेचुरल शुगर कितना भी खा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हेल्दी फूड इज बोरिंग और नॉट? हेल्दी फूड इज नॉट एट ऑल बोरिंग, ये बहुत बड़ा मिथ है। आप उसको स्पाइसेस से दूसरी तरह से उसको टेस्टी बना सकते हैं। आपको उसको ब्लैंड खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यानी कि राइट डाइटिशियन और परफेक्ट डाइट वही है जो आप लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना आरजे मोहित और स्वागत है आप सभी का आज के इस एक और पावर पैक्ड और नॉलेजेबल पॉडकास्ट में। आज का जो टॉपिक है वो हर किसी के माइंड में रहता है, जो कि है वेट लॉस। कि वेट लॉस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। वेट लॉस के बारे में आपने सुना होगा कि आपको पर्टिकुलर ये डाइट छोड़नी पड़ेगी। आपने सुना होगा कि जैसे हम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का या फिर किसी का ऐसे इंटरव्यू वगैरह देखते हैं तो उसमें वो बताते हैं कि हमने 10 साल से चपाती नहीं खाई, हमने 10 साल से ये चीज़ नहीं खाई, हमने ऐसे ये सब छोड़ दिया। आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा, आपको सैलेड खाना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इन सब टॉपिक्स पर बात करेंगे। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि 99% डाइट्स फेल हो जाती हैं, उसके बाद भी उनका वेट लॉस नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, उसका रीज़न भी आज के इस वीडियो में है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज हमारे साथ है अंकिता जालोरी मैम, जिन्होंने हज़ारों लोगों की लाइफ चेंज की है, उनका वेट लॉस करने में, उनको अच्छी डाइट बताने में। और इसी के साथ अब स्वागत करते हैं अंकिता जालोरी मैम का। तो चलिए अब हम डाइट की बात करते हैं। डाइट का नाम सुनते ही लोगों में बहुत ही ऐसे स्ट्रेस फील होने लगता है कि लाइक हमें सैलेड खाना पड़ेगा और एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। तो आप हमें बताइए व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ परफेक्ट डाइट। सो परफेक्ट डाइट मोहित हर जने के लिए चेंज हो जाता है उसका मीनिंग। बट अगर मैं जनरलाइज बोलूँ तो एक ऐसी डाइट जो आपको कल्चरली एक्सेप्टेड हो, हम्म। जो आपके जेनेटिक्स को एक्सेप्ट हो, ओके। जो आपकी डे टू डे लिविंग को हेल्दी बनाए, जो आपको डिजीजेस से, लाइफस्टाइल डिजीजेस से दूर रखे, उसको हम एक परफेक्ट डाइट कह सकते हैं। और परफेक्ट डाइट को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो अगर मैं न्यूट्रिएंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड करती हूँ तो परफेक्ट डाइट को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितना प्रोटीन जा रहा है, एक बैलेंस डाइट होती है। कि उसमें प्रोटीन बराबर होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, ये सब बातों को जो डिफाइन करे, जो एक्सप्लेन करे, वो एक परफेक्ट डाइट हो जाती है। एंड परफेक्ट डाइट विल चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट आपको ये कैसे पता लगता है कि लाइक मुझे कितना प्रोटीन चाहिए, मुझे कितने कार्ब्स खाने चाहिए? सो बेसिकली क्या है, अगर कोई भी पर्सन आता है वो डाइट काउंसलिंग, ओके। उसको हम सबसे पहले उसकी लाइफस्टाइल के बारे में क्वेश्चंस करते हैं, उसको पहले गेज करते हैं उसकी फिजिकल एक्टिविटी का लेवल क्या है, उसकी जेनेटिकली मेडिकल हिस्ट्री क्या है, तो उसकी फैमिली में कौन कौन सी डिजीजेज रन करती हैं, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके लास्ट 3 मंथ्स के ब्लड काउंट अगर हुए हुए हैं तो उनको स्टडी करते हैं। ये सब बातों को, उन फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद उसकी डाइट प्लान होती है। उसके बाद? हाँ। ओके। मतलब इट्स नॉट लाइक कि अगर एक जने के लिए मैं एक डाइट प्लान कर रही हूँ तो वो एग्जैक्टली सेम दूसरा जना कर सकता है, बिकॉज जेनेटिकली आप डिफरेंट हो, कल्चरली आप डिफरेंट हो। अगर सपोज आप कल्चरली अगर मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करते हैं, एंड इफ आई टेल यू कि किनोआ रोज खाना है, तो आपकी फैमिली में किनोआ तो कोई किसी ने सुना भी नहीं होगा, इट्स अ न्यू फूड फॉर यू। फर्स्ट टाइम सुना है। हाँ। तो बेसिकली वो फूड जो आपकी कल्चर में एक्सेप्टेड नहीं है, जो आपके घर पे एक्सेप्टेड नहीं है, वो डाइट आपके लिए नहीं होगी। लेकिन अगर मैं किसी मेट्रोपॉलिटन क्लाइंट को हैंडल कर रही हूँ जिसके लिए अगर एक रेगुलर चीज़ है किनवा खाना, तो उसके लिए वो चीज़ डिफरेंट तरह से वर्क करेगी। और किसी और एरिया में रहते हुए, किसी और
फिजिकल एक्टिविटी को देखते हुए वो कहीं और वो किसी और के लिए सही होगा, यानी कि सबकी एक जनरल डाइट नहीं हो नहीं हो सकती, सकती। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है उनके लाइफ स्टाइल पे और उनके कल्चर पे, उनके कल्चर पे और उनकी जीन्स पे, उनके जीन्स पे। क्योंकि वो मेडिकल हिस्ट्री को डिफाइन करेगा। ओके, तो हम जैसे अब वन बाय वन बात करते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर एंड फैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे प्रोटीन की। हाँ। तो प्रोटीन की नीड हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये भी बताइए कि हमें प्रोटीन की नीड क्यों है और हमें कितना प्रोटीन की नीड है? सो जितने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हम हम्म। अपनी डाइट में खाते हैं, हम उसको फूड की तरह नहीं, हम उसको न्यूट्रिएंट की तरह अगर ब्रेकअप करते हैं अपने Okay. फूड को, तो सब माइक्रोन्यूट्रिएंट का अपना अपना रोल है। तो प्रोटीन्स को अगर मैं बोलूँ तो उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं। हमारी बॉडी का वेयर एंड टेयर और ग्रोथ सारी प्रोटीन पे डिपेंड करती है। लेकिन प्रोटीन तब काम में आएगा जब हमारी डाइट में दूसरी चीज़ें बैलेंस्ड होंगी। सपोज मैं कैलोरी डेफिशिएंट खाना खा रही हूँ बट हाई प्रोटीन खा रही हूँ, तो उसमें से कुछ प्रोटीन विल बी यूटिलाइज्ड फॉर माई डे टू डे वर्क। जो कार्ब्स का काम था वो प्रोटीन काम करेगा। सो दैट्स वाई बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हर न्यूट्रिएंट को जो उसका काम है वो करने के लिए फ्रीडम मिले। सो अगर मैं प्रोटीन की बात कर रही हूँ तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। फॉर अडल्ट्स। ओके। बच्चों के लिए वो ग्रोथ के लिए चाहिए, हाँ। ठीक है। सो जनरली एक नॉर्मल अडल्ट के लिए 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट अपनी रिक्वायरमेंट होती है, या अपनी डाइट का 20 to 25% अब हमारे को प्रोटीन खाना चाहिए डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे। ये चेंज हो जाएगा अगर मैं बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेल रही हूँ, मैं एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उस केस के अंदर बढ़ती जाती है। ओके। और जो सब लोग जिम करते हैं, है ना, योगा का, कार्डियो वगैरह, उनको सबको प्रोटीन लेना चाहिए, या फिर जो फिटनेस इंडस्ट्री में प्रॉपर उन्होंने ज्वाइन कर रखा है उन्हें ही प्रोटीन लेना चाहिए? सी प्रोटीन हमको फूड से मिल रहा है। हाँ। मेरे ख्याल से आप सप्लीमेंटेशन की बात कर हाँ। रहे हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंटेशन किसको लेना चाहिए। सो प्रोटीन सप्लीमेंटेशन ये होता है कि एथलीट है, हाँ। हायर लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, वो इतना ज़्यादा खाने से अपने प्रोटीन को पूरा नहीं कर सकते, उनके लिए प्रोटीन का सप्लीमेंट ज़रूरी है। ओके। सपोज कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है बहुत ज़्यादा, सपोज मैं कोई डिजीज़ है मुझे, तो उसके मैनेजमेंट में अगर मुझे हाई प्रोटीन खाना है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ के लिए आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि अगर हाई प्रोटीन डाइट अपन लेते हैं तो आपकी शुगर लेवल्स को मेंटेन करना इजी होता है। सो इट डिपेंड्स आप कौन सी मेडिकल कंडीशन या कौन सी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं कि आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, या हम बैलेंस करके अपनी डाइट से ही पूरा कर सकते हैं। जनरली अधिकतर लोगों को सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो अपनी डाइट से पूरा कर सकते हैं। ये सिर्फ स्पेशल कंडीशंस हैं कि क्या कोई डिजीज़ हो गई है, या हम कोई एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं स्पोर्ट्स के माध्यम से या फिटनेस जिमिंग के माध्यम से। ओके। और प्रोटीन का रोल होता है हमारे वेट गेन करने में और वेट लॉस करने में? नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली यस, कैसे? क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, आपको ज़्यादा देर तक फुल रखता है। फुल मीन्स? आपको भूख नहीं लगती है। ओके। मतलब अगर आप प्रोटीन रिच डाइट खाते हैं तो आप शायद कम मात्रा में खाना खाएंगे। सो वेट लॉस के अंदर ये रोल हो जाता है कि आपकी डाइट अगर आपको कम करनी है, सपोज आप बहुत ज़्यादा खाते थे हाँ। और एकदम से आपको डाइट कम करनी, तो आप भूखे तो नहीं रह सकते, और कितने दिन रह लेंगे, 1 महीना 2 महीना। सो अगर आप हाई प्रोटीन डाइट खा रहे हैं तो आपको भूख ही कम लगना थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है। फिर अगर वेट लॉस प्लान कर रहे हैं तो आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज के अंदर जो अपना मसल रीगेन करने की नीड होती है वो भी प्रोटीन से पूरी होती है। तो इनडायरेक्टली वेट लॉस के अंदर प्रोटीन का रोल है, और वेट गेन करने के अंदर भी प्रोटीन का रोल है, क्योंकि आपका मसल वेट गेन होगा। मसल वेट गेन प्रोटीन से आपकी मसल्स बनती हैं, तो आपका फैट लॉस हो भी रहा है तो आपका मसल गेन करेगा। तो वेट लॉस और वेट गेन दोनों में प्रोटीन का रोल है, बट इनडायरेक्टली। और आजकल हर दूसरा इंसान प्रोटीन शेक ले रहा है, विटामिन के कैप्सूल ले रहा है, तो ये क्या नेचुरल डाइट से पॉसिबल नहीं है जो उन्हें डायरेक्टली लेने पड़ रहे हैं? सो अभी जैसे अपन बात कर रहे थे सप्लीमेंटेशन, हाँ। तो वही मैंने आपको बोला कि नॉर्मली आज जो है, नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी, नॉर्मल लाइफस्टाइल, प्रोटीन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। वो एक लोगों के लिए ना इजी वे आउट हो गया है कि घोला खाया, आपको डाइट के बारे में नहीं सोचना। हाँ। लेकिन अगर आप 24 आवर्स में 3 मील्स लेते हैं और तीनों मील आप में बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, आप उसमें अच्छा नहीं खा रहे हो, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, और बोलो चलो एक टाइम तो मैं प्रोटीन शेक पी रहा हूँ, तो वो एक बैलेंस्ड चीज़ नहीं है, वो एक शॉर्टकट है जो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम देगा। जब आप शॉर्टकट्स लेते हैं तो हाँ। आपको लॉन्ग टर्म लाइफ में वो शॉर्टकट्स बहुत प्रॉब्लम देते हैं। सो प्रोटीन शेक अगर आपकी एक्स्ट्रा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, लीजिए। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं जहाँ आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे और अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ा सकते हैं, तो डाइट से लेना इज ऑलवेज बेटर।
सेम इज़ ट्रू फॉर मल्टीविटामिन्स। अगर हम प्रॉपर अपनी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हमारे 3 मील्स में ले रहे हैं, सारे फूड ग्रुप्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो हमको विटामिन्स के कैप्सूल की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम बैलेंस न्यूट्रिशन सेम, अगर हम जंक फूड खा रहे हैं ऑल द टाइम, तो हमको विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे ही नहीं। सो आपकी डेफिशिएंसीज आना स्टार्ट हो जाती है। डेफिशिएंसीज आना स्टार्ट होती है तो आपको सप्लीमेंटेशन लेना पड़ेगा, फिर वो डायरेक्टली लेना पड़ेगा। वो डायरेक्टली लेना पड़ेगा। अगर आपका बैलेंस डाइट नहीं है, अगर आपका जैसे मैं बोलती हूँ कि सारी बीमारी पेट से शुरू होती है। पेट से शुरू होती है। सो अगर आपका गट हेल्दी नहीं है, हाँ। मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी नहीं है, तो आप जो भी खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। सो आप बोलेंगे मैं तो अच्छी डाइट खा रहा हूँ लेकिन तो भी मेरी डेफिशिएंसी आ रही है, तो मुझे सप्लीमेंटेशन लेना पड़ता है। सो आप रूट कॉज तक जाए। रूट कॉज है आपका पेट सही नहीं। आपका पेट डाइजेस्ट उस फूड को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा, एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा। तो ये इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से भी तो हो सकता है। इम्यूनिटी सिस्टम भी आपका पेट से ही होता है। हाँ। हमारी बॉडी का 80% इम्यून सिस्टम हमारे पेट में होता है, हमारे गट में होता है। कि 80% ऑफ द इम्यूनिटी सेल्स हमारे पेट और पेट के आसपास होती हैं। सो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि एवरी डिजीज स्टार्ट्स फ्रॉम द गट। यानी कि इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग होगी जिसका पेट अच्छा जिसका है, पेट सही होगा, है ना। क्योंकि वो इनडायरेक्टली भी सही है मोहित। बिकॉज क्या होता है कि हमारा पेट सही है, डाइजेशन ठीक हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ठीक हो रहा है, तो हम जो खा रहे हैं हमको मिल रहा है। हाँ। सी फूड इज द फ्यूल ऑफ अ बॉडी। कार को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, हाँ। हमारी बॉडी को चलाने के लिए खाना खाना चाहिए। चाहिए। पेट्रोल अगर आप एडल्टरेटेड या खराब पेट्रोल की क्वालिटी या वो मिलावट वाला पेट्रोल अगर अपनी गाड़ी में डालेंगे, गाड़ी खराब हो जाएगी। तो सेम इज ट्रू विद अस। अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे, हम उसमें जंक फूड खा रहे हैं, मिलावटी प्रोसेस्ड फूड है, कलर्स हैं, आर्टिफिशियल कलर्स है, शुगर बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम मिलावटी या गलत खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी कैसे वर्क करेगी? वो भी खराब हो जाएगी। वो भी खराब हो जाएगी, जैसे कार खराब हो जाएगी। फिर और डिजीज होना स्टार्ट हो जाती है। बस। ओके, तो अब हम बात करते हैं प्रोटीन सोर्सेज की। तो वेज प्रोटीन सोर्स और नॉन वेज प्रोटीन सोर्स, अब दोनों के बारे में बताइए। ठीक है, एक इसके पहले ये एक मिथ है कि हमको वेजिटेरियन डाइट से पूरा प्रोटीन नहीं मिल सकता। हाँ। ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट से हमको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसके सोर्सेज को रिकग्नाइज करना पड़ेगा, लेकिन हमको प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती पूरी है। हो आज सकती कितने है। बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, विराट कोहली है, ही इज़ अ वीगन, वो खाता ही नहीं है नॉनवेज, तो क्या वो उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा? नहीं, वो पूरा मेंटेन कर रहा है। बट ये एक मिथ है। ये एक मिथ है कि प्लांट प्रोटीन हाँ। कंप्लीट नहीं होता, हमको प्लांट से नहीं मिल सकता। अगर हमको एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए तो एनिमल फूड खाना ही पड़ेगा। सो ये एक मिथ है। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगर मैं सोर्सेज की बात करूं तो वेजिटेरियन सोर्सेज में जो सबसे बड़ा सोर्स है वो दालें होता है, दाल। जिसके अंदर भी जो साबुत दालें होती हैं, राजमा, चना, छोला, मोठ, मूंग, ये वाली जो दालें जो साबुत होती हैं, इनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। और दूसरी जो टुकड़े वाली जो स्प्लिट दालें होती हैं, उनमें स्लाइटली लेस होती है। तो करीब करीब अगर अपन एक कटोरी गाढ़ी दाल खा रहे हैं, दैट्स इक्वल टू 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि एक अंडे के बराबर वो प्रोटीन हमको मिल एक जाता अंडे के बराबर। है। हाँ, सो वो एक कंपैरिजन है। बट वो तो फिर वही है ना कि अपने को वेज डाइट के अंदर ज्यादा लेना पड़ेगा वो, हाँ, है ना। हाँ, तो वही मैंने आपको बोला, वेजिटेरियन डाइट के लिए आपको गुड सोर्सेज से अगर हम राजमा खा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा है, लेकिन जो दूसरी दालें खा रहे हैं उसमें कम है। कम है। सोयाबीन में बहुत ज़्यादा होता है। सोयाबीन का प्रोटीन इज वेरी गुड क्वालिटी प्रोटीन। सोयाबीन भी 2 आते हैं, कौन सा वाला? सोयाबीन ब्लैक वाला भी आता है जिसको भट की दाल बोलते हैं। हाँ। उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाइट सोयाबीन। वाइट सोयाबीन। और दूसरे जो सोया नगेट्स आते हैं उनमें भी प्रोटीन अच्छा है, बट उसका एक ये है कि हाँ, वो थोड़ा सा प्रोसेस्ड है। और कौन कौन से सोर्सेज है वेज के अंदर? सो मेनली मैंने बता दिया आपको दाल। दालें। अगर दूध को आप वेजिटेरियन मानते हो तो दूध और दूध से बनी हुई सारी चीज़ें। दूध तो वेजिटेरियन ही होता है ना। हाँ, मतलब वेजिटेरियन है, लेकिन कई लोग उसको वीगन के चक्कर में, एनिमल से मिल रहा है इस चक्कर में नहीं खाते। कि कई लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस अडल्ट्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जो एंजाइम दूध को डाइजेस्ट करती है वो एज वी एज कम होती जाती है। सो बच्चे जितना अच्छे से दूध को डाइजेस्ट कर सकते हैं, बड़े उतना अच्छे से दूध को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए वो बोलते हैं कि लाइक शायद दूध पीने से मोटे हो जाते हैं, ऐसा ये मिथ है। ये एक मिथ है, दूध पीने से मोटे नहीं होता है, बट हाँ, दूध कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, उसकी वजह से ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, किसी को डायरिया, किसी को दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पिंपल्स भी हो सकते हैं। तो इसका सही तरीका ये है कि आप दही या छाछ के फॉर्म में दूध को लें। पनीर एक बहुत अच्छा सोर्स है। टोफू सोयाबीन से बनता है, इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसके अलावा आप
जो हमारे अनाज हैं, अनाज। मिलेट्स हैं, ओके। इन सब में प्रोटीन होता है, बट हाँ मात्रा थोड़ी सी कम होती है, उसको आपको कॉन्सेंट्रेट करके ज़्यादा मात्रा में खाना पड़ेगा एज कम्पेयर्ड। अगर एनिमल सोर्सेज में मैं देखूँ तो एग, फिश, मीट, फिश इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि क्वालिटी ऑफ प्रोटीन भी बहुत अच्छा होता है फिश में फिश में, सबसे ज्यादा उसमें सबसे ज़्यादा होता है, और इसमें गुड फैट्स होते हैं। जैसे अगर अपन मटन या चिकन की बात हाँ करें हाँ, तो उसके कंपैरिजन में फिश इज़ मोर तो हेल्थी, यानी उसमें फैट कम होता है, उसमें फैट कम होता है और चिकन में और उनमें फैट फैट ज़्यादा होता है, ज्यादा होता है। यानी कि प्रोटीन तो है बट फैट भी है उसमें। बट फैट भी है, तो वो आपको, आप जितनी क्वांटिटी उसकी बढ़ाएंगे आपको काउंटर इफेक्ट भी करने लग जाता हाँ, यानी उसके प्रोज एंड कॉन्स है। दोनों प्रॉज है, एंड कॉन्स दोनों है, और बट फिश में ऐसा नहीं है। बट फिश में ऐसा नहीं है, फिश इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी फूड। ज्यादा प्रोटीन लेने से क्या किडनी खराब हो सकती है? मोहित, इसकी भी दो चीज़ें हैं। अगर आपकी किडनी पहले से वीक है हाँ और आप एक्सेस में प्रोटीन ले रहे हैं, हाँ। डाइट से लेंगे तो आपकी किडनी पे इतना लोड नहीं आएगा, लेकिन अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं, अब सप्लीमेंटेशन में भी ऐसा है कि बहुत, मतलब देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स जो सप्लीमेंटेशन बनाने लगते हैं। अब उसमें कितना क्वालिटी कंट्रोल है, क्या उसमें गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन दे रहे हैं, या उसकी साइड की जो चीज़ें स्टेबलाइजर्स वगैरह वो कितना ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट आपकी किडनी पे डाल रहे हैं। तो सप्लीमेंटेशन का नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है किडनी पे। फूड से जो आप एक्स्ट्रा प्रोटीन ले रहे हैं उसका इतना इफेक्ट नहीं होता, बट अगेन अगर आपकी किडनी प्री डिस्पोज्ड है, अगर आपकी किडनी पहले से वीक है और आपने एक्स्ट्रा प्रोटीन ले लिया, चाहे आपने डाइट से लिया या सप्लीमेंटेशन से लिया, तो आपकी किडनी पे आपने लोड डाला। बिकॉज हमारी किडनी जो प्रोटीन का डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो बाय प्रोडक्ट होता है, हाँ, उसके एक्सक्रीशन में किडनी सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। तो अगर आपने एक्सेस प्रोटीन लिया तो एक्सेस आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस हुआ, मेटाबोलाइज हुआ, एक्सेस बाय प्रोडक्ट निकले, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकले, उनको किडनी को ही बॉडी से बाहर निकालना है, तो ये किडनी पे एक्स्ट्रा लोड आपने डाल दिया। लोड आएगा फिर। तो अगर कंटिन्यूस आप किडनी पे एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हैं और आपकी किडनी वीक है, तो आपको किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कंटिन्यूस एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हैं उस प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में जिसमें ऑलरेडी अडल्टरेटेड है, जो ऑलरेडी सप्लीमेंट के फॉर्म में है, तो किडनी पे ज़्यादा लोड पड़ेगा एज कम्पेयर टू फूड के सोर्सेज से। यानी कि एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस डाइट होनी चाहिए नॉर्मल लोगों के लिए, और थेरेपेटिक डाइट अगर आपको रेकमेंड करी गई है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि हमारे को मतलब फुली एजुकेटेड अच्छे जने से, जिसने पूरा इसको स्टडी करा है, वो आपकी डाइट प्लान करे। क्योंकि इंडिया में स्पेशली जैसे डॉक्टर्स के लिए डिग्री होती है और MCI नंबर होता है, लेकिन डाइटिशियंस के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं एक डिप्लोमा भी करूं और एक हॉस्पिटल में काम करना स्टार्ट कर दूं विद लिमिटेड नॉलेज, तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो फिर इसका लोगों को कैसे पता चलेगा? यही तो ये आजकल बहुत बड़ी इंटरनेट पे अगर आपने देखा होगा तो एवरी सेकंड पर्सन इज अ डाइटिशियन। अगर आपकी उसकी क्वालिफिकेशन चेक करें तो 99% लोग अपनी क्वालिफिकेशन पोस्ट नहीं करते, क्योंकि वो होते ही नहीं क्वालिफाइड। फिर वो 3-3, 4-4 महीने की डिप्लोमा लेके दे स्टार्ट वर्किंग एज अ डाइटिशियन। और अगर 3-4 क्लाइंट्स होते हैं, उनकी अच्छी स्टोरीज आप पोस्ट कर दो कि यार मैंने बहुत अच्छा वेट लॉस करा, लेकिन वो रिबाउंड भी उतना ही जल्दी आता है। जितना जल्दी आप वेट लॉस करेंगे गलत तरीके से, उतना ही वापस आपके वेट गेन होता है। वापस गेन भी हो सकता है अगर गेन भी होता है अगर आप सही तरीके से लूज नहीं करेंगे वेट। तो नहीं, अगर लूज होने के बाद तो फिर वो डाइट पे डिपेंड करेगा ना। नहीं, अगर आपने गलत तरीके से लूज करा है और मैक्सिमम आपका वेट लॉस सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड डाइट की वजह से हुआ है, सिर्फ कम खाने की वजह से हुआ है, तो आप बहुत जल्दी उस वेट को पुट ऑन करेंगे। और देखा गया है 80% केसेस में जो रिबाउंड वेट गेन होता है वो जो आपका पहले वेट था उससे भी ज्यादा आप गेन करते हैं, उससे भी ज्यादा हो जाता है, उससे भी ज्यादा हो जाता है। तो ये तो और प्रॉब्लम हो गई। सो आपके लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप वेट लॉस प्लान कर रहे हैं, सो मैं बोलती हूँ कि सोशल मीडिया की पोस्ट फॉलो करो, सुनो, लेकिन उसको तभी आप फॉलो करें जब आप उसकी पूरी ऑथेंटिसिटी को चेक करें कि किस डाइटिशियन ने पोस्ट करा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। या आप वेट लॉस अगर प्लान लेने भी जा रहे हैं तो एटलीस्ट उस डाइटिशियन की एजुकेशन लेवल को चेक करें, उसके एक्सपीरियंस को चेक करें, वो जो डाइट दे रही है उसके बारे में सोचें कि क्या इस डाइट को मैं जीवन भर फॉलो कर सकता हूँ। अगर आपका आंसर नो है तो फिर आपको पता है कि उसने आपको एक बहुत रिस्ट्रिक्टिव डाइट पे रखा है विच विल नॉट हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। वो आपको 3 महीने के अंदर 10 किलो वेट तो कम करा देगी, लेकिन 3 महीने की बाद की गारंटी नहीं लेगी।
नहीं वो बात तो ठीक है, बट आपने जैसे बोला आप उनकी डिग्रीज को एक बार उनके क्वालिफिकेशन चेक क्वालिफिकेशन चेक But, कीजिए, एक्सपीरियंस हाँ को चेक करिए। लाइक जैसे आपके पास कोई आ रहा है, हाँ अब वो डायरेक्टली तो पूछ नहीं सकते क्योंकि हेजिटेशन होती है ना, हाँ कि जैसे हम लाइक किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि सर आप एक बार हमें अपनी क्वालिफिकेशन बताइए, डिग्री बताइए, तब हम आपसे इलाज कराएंगे। नहीं, ये तो लिखा हुआ होता है। अगर आप मेरे पास आ रहे हैं हाँ तो मेरे प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ होगा कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। उसके बाद जब मैं आपको डाइट प्लान दे रही हूँ तो आप उस डाइट प्लान को, मैंने बोला सिंपल सा तरीका है, उसको आप पढ़ के देखिए कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है क्या, मैं इसको 3 महीने बाद भी लाइफ भर के लिए फॉलो कर सकती हूँ क्या। ओके, अगर आंसर येस है तो इसका मतलब आप राइट पाथ पे जा रहे हैं, यानी कि राइट डाइटिशियन और परफेक्ट डाइट वही है जो आप लाइफ टाइम फॉलो कर फॉलो सकते कर सके। ओके क्योंकि वेट लॉस वेट गेन ऐसा नहीं है कि अब मैंने आज 3 महीने का मैं कम कर लिया, उसके बाद मैं पूरे टाइम अगर जंक खा रही हूँ तो मेरे को वापस नहीं आएगा। हाँ लेकिन अगर मैंने आपको डे 1 पे ये समझाया है कि हाँ ठीक है, अगर आप 80% टाइम्स हेल्दी डाइट को फॉलो कर रहे हैं और 20% टाइम अपनी इमोशनल ईटिंग भी कर रहे हैं। सपोज मुझे पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन मेरे को पता है कि मुझे नुकसान करेगा, मुझे रोज़ नहीं खाना चाहिए। सो अगर मैंने एक सैटरडे को एक स्लाइस या 2 स्लाइस पिज़्ज़ा खा लिया, वो मुझे माइंडफुली ईट करना पड़ेगा। हाँ मेरे माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि पिज़्ज़ा इज़ नॉट गुड फॉर यू। लेकिन अगर मेरी इच्छा है, मेरे को मेरी हैप्पीनेस अगर उस पर डिपेंड कर रही है तो हाँ मुझे एक ही स्लाइस खाना है, और मे बी फॉर मैं 5 डेज अपनी पूरी हेल्दी डाइट को फॉलो करा है और एक सैटरडे को एक स्लाइस पिज़्ज़ा खा लिया हाँ। तो वो मुझे नुकसान नहीं करेगा। बट अगर मैं सैटरडे को पूरा पिज़्ज़ा खा लूँ ये सोच के कि मैंने 5 दिन डाइट को फॉलो करा और एवरी सैटरडे रिपीट पे ये करूँ हाँ तो वो नुकसान का। अच्छा, एवरी सैटरडे भी रिपीट नहीं करना आपको, आप माइंडफुली कभी खाओगे हाँ तो आप एवरी सैटरडे कर लो, हम्म लेकिन आप माइंडफुली अगर नहीं खा रहे हैं तो ये यो डाइट हो जाती है। 5 दिन फॉलो करा, फिर आपकी बॉडी उससे यूज टू हुई, फिर आपने अपनी बॉडी को हाई शुगर हाई कार्ब दे दिया, रिफाइंड कार्ब्स। फिर अपनी बॉडी सोची ये क्या हुआ, अगेन आप 5 दिन के लिए अपनी बॉडी को एक अलग तरीके से ट्रेन करेंगे हाँ। तो योर बॉडी गेट्स कंफ्यूज्ड। हाँ सो जो भी आप डाइट को फॉलो कर रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस भी, तो आपने 80% टाइम आप स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, लेकिन 20% ऑफ द टाइम डे 1 से आप जिस डाइट को फॉलो कर रहे हैं अपनी इमोशनल वेलनेस के लिए, अपनी इमोशनल ईटिंग के लिए खा सकते हैं। वो पॉजिटिव इफेक्ट लाएगा, नेगेटिव नहीं लाएगा। अगर आप उसे लाइक मंथ में एक बार कर रहे हैं तो नहीं करेगा, वो भी मॉडरेशन में, मॉडरेशन में, वो भी ऐसा नहीं वो है भी कि, हाँ कि कुछ भी ऐसा हाँ, ये नहीं कि आज मेरे को खाने को मिला है पिज्जा तो मैं इतना ज्यादा उसको ओवरडू कर ओवर ईटिंग नहीं लूं। करनी। ओवर ईटिंग नहीं करनी। आप मंथ में 2 बार करिए, हाँ 3 बार करिए, लेकिन माइंडफुली, ओवरडू नहीं करना है। ओके। जहां आपने ओवरडू कर दिया उसके नेगेटिव इफेक्ट्स सामने आना स्टार्ट हो आपने ये जैसे बोला भी माइंडफुल ईटिंग, तो माइंडफुल ईटिंग का मतलब क्या यही है कि हमें एक लिमिट में खाना है? जाएगा। नहीं, माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि खाने के पहले एक थॉट देना है कि क्या ये मेरे लिए हेल्दी है, क्या मुझे, अगर अनहेल्दी भी है तो क्या मेरी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कि मैं इसको खाऊं तो फिर कितना खाना चाहिए, ये एक थॉट प्रोसेस होता है। एंड प्लस हमारी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मोहित, आपने सुना होगा कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन में बिना पूजा के खाना नहीं खाते, हाँ है ना। अपन हाथ जोड़ के जो भी मंत्र आपके फैमिली में चला आ रहा है, बिफोर सेइंग दैट मंत्रा और बिफोर थैंकिंग गॉड वी डोंट ईट। उसका एक साइंटिफिक रीज़न है। क्या? एक तो ट्रेडिशनल रीज़न है कि ठीक है हम प्रेयर करें बिना गॉड को थैंक हाँ। यू बोलने के बिना हम खाना नहीं खाते। साइंटिफिक रीज़न ये है कि हम जब प्रेयर करते हैं अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, वो ब्रीदिंग होने से हमारा बॉडी थोड़ा काम होता है, और उस कामनेस में हम जब खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी का जो डाइजेशन सिस्टम होता है, जो अग्नि होती है, वो इग्नाइट होती है और हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। ओके। सो प्रेइंग बिफोर यू ईट हैज़ ट्रेडिशनल वैल्यूज अंडरस्टूड। आप कोई भी रिलीजन, कोई भी कल्चर देख लें, चाहे क्रिश्चियनिटी ले लें, मुस्लिम्स को ले लें, हिंदूज को ले लें, कोई भी कल्चर में प्रेयर करे बिना खाना नहीं खाया जाता। सो इस सब का साइंटिफिक रीजन यही है दैट यू सिट डाउन, यू रिलैक्स एंड देन यू स्टार्ट ईटिंग। ओके, तो आप एक मंत्र बता सकते हैं जो सब खाने से पहले एक बार बोल सके? सो बेसिकली मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ जो हमको प्रेयर करनी चाहिए। हमको थैंक यू बोलना चाहिए फार्म से लेकर हमारी टेबल तक जो फूड आया है उसमें जितने लोगों ने उस फूड को टच किया है, फार्मर से लेकर, ट्रांसपोर्टर से लेकर, ग्रॉसरी स्टोर से लेकर, हर इंसान को हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि जो फूड मेरी टेबल पे आया है उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं टू गेट दैट फूड टू द टेबल, आई थैंक एवरीबडी। ये फूड को खाने से पहले मेरी डाइजेस्टिव फायर इग्नाइट हो और ये फूड मेरे को वो सारी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे जिसकी मेरी बॉडी को ज़रूरत है।
ओके सो ये 2 सेंटेंस अपने को बोल के और ब्रीदिंग पे अपना ध्यान देके देन वी शुड स्टार्ट ईटिंग। ओके, ये 10-15 सेकंड का काम है। 10 सेकंड, ओके, कि लाइक जिसकी वजह से भी ये फूड आया, पहले तो उनको थैंक यू सो मच, बट रिलैक्स होके। बट रिलैक्स होके, ऐसा जल्दी जल्दी में नहीं। इम्पोर्टेंस ये है कि हमारी बॉडी रिलैक्स हो, उसके बाद हम खाना खाना स्टार्ट करें, ना कि हमारे 5 मिनट में खाना खाना मेरी मीटिंग आ रही है हाँ या मेरा टीवी चल रहा है, उसमें कोई बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है और मैं खाना खा रही हूँ। बट आजकल होता है ना कि लाइक फोन देखते देखते, वही मैं आपको बोल रही हूँ कि उस फोन में आप क्या देख रहे हो, वो हाँ। आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट डाल रही है, उस वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि हमारा डाइजेशन कैसा होता है। सो रिलैक्स एनवायरनमेंट में खाना खाएंगे या घर में झगड़ा हो रहा है और हम खाना खा रहे हैं। तो चलिए अब कार्ब्स एंड फाइबर्स की बात करते हैं, तो उनके बारे में भी आप बताइए। सो कार्ब्स से सब लोग डरने लग गए हैं हाँ। कि कैलोरीज हैं, नहीं हाँ। खाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्ब्स का अपना इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने पहले भी बोला था कि अगर हम इनफ कार्ब्स नहीं खाएंगे तो हमारा प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स की जगह हमारे कार्ब्स का काम करेगा। हर मैक्रोन्यूट्रिएंट का अपना रोल है। अगर इम्बैलेंस करेंगे तो दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट अपना काम छोड़ के उस फिर दूसरे का दूसरे का काम करने लग जाएगा। हाँ। सो प्रोटीन हम खा तो बिल्डिंग ब्लॉक्स के रहे हैं, ग्रोथ के लिए खा रहे हैं, हाँ। लेकिन क्योंकि हम कार्ब्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हम आधी अधूरी नॉलेज इज मोर डेंजरस। हम कार्ब को अगर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो हमारा प्रोटीन जो उसका काम है नहीं करेगा, वो अपना काम छोड़ के कार्ब्स का काम करेगा। ओके। सो गुड कार्ब्स जिसमें रिफाइंड नहीं होने चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, मैदा, सूजी, ये सारी चीज़ें नुकसान करती हैं। होल व्हीट फ्लावर है, मिलेट्स हैं जिसमें हाई फाइबर और न्यूट्रिएंट्स बराबर से माए हैं, वो कार्ब्स खाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आलू कई लोग बहुत खराब कहते हैं, हाँ। आलू खराब नहीं है, लेकिन आप ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ बनाएं। आलू में क्योंकि फाइबर नहीं होता तो हमेशा उसका कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें फाइबर है। ओके, तो आलू में फैट होता है? आलू में फैट नहीं होता, नहीं होता? आलू में कार्ब होता है। सो बेसिकली मोहित क्या है कि अगर हम कार्ब कम खाएंगे तो प्रोटीन कार्ब का काम करेगा, हाँ। और कार्ब ज्यादा खाएंगे तो वो कार्ब फैट में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है फॉर फ्यूचर। हाँ, इसीलिए आपने बोला कि बैलेंसिंग डाइट। इसलिए मैंने कहा कि बैलेंसिंग हर मैक्रोन्यूट्रिएंट का अपना रोल है, हर मैक्रोन्यूट्रिएंट का अमाउंट फिक्स है। सो कार्बोहाइड्रेट अगर मैं कहती हूँ तो ऑलमोस्ट 50% हमारे खाने का कार्बोहाइड्रेट है। इंडियंस की बात मैं कर रही हूँ बिकॉज हमारी डाइट कार्बोहाइड्रेट रिच है। ओके। अगर वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो उनकी डाइट कार्बोहाइड्रेट रिच नहीं है, लेकिन अगर हम इंडियंस की बात करें तो हमारी डाइट कार्ब रिच है। तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ अ डाइट शुड बी कार्बोहाइड्रेट, 20 to 25% प्रोटीन होता है, 20% के आसपास फैट होगा, गुड फैट्स, और उसके बचा हुआ जो होता है वो विटामिन्स, मिनरल्स, दूसरे फाइबर, ये सारी चीज़ें, बाकी का तो बचा हुआ इनके पार्ट कुछ होता है। आप सोर्सेज बता सकते हैं? सो मैंने जैसे कार्ब्स की बात करी, सो सीरियल्स हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कार्ब होता है, और वेजिटेबल्स। ओके। सो जितनी भी रूट वेजिटेबल्स हैं, स्वीट पोटैटो जो ज़मीन के अंदर होती हैं, वो सारी कार्बोहाइड्रेट रिच होती हैं। ओके। तो वो हो गई, सारे सीरियल्स हो गए हमारे, सारे अनाज। मिलेट्स जिनको हम आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो बाजरा, मक्की, ज्वार, मक्की नहीं सॉरी, बाजरा, ज्वार, रागी। मक्का मिलेट नहीं है, मक्का अनाज है। गलती से मैंने मिलेट्स में बोल दिया। तो ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारे जितने भी हैं, ये अनाज हमारे सारे हमारे गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अगर हम इसको रिफाइन कर देते हैं, जैसे मैदा, सूजी हमने बना दी, तो वो रिफाइंड है, उनमें से हमने रिफाइनिंग के प्रोसेस से भी नुकसान है, और दूसरी बात उसमें विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर सब कुछ हम डिप्लीट करके मैदा सूजी बनता है। तो रिफाइंड हमको नहीं खाना, हमको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ जो सोर्सेज मैंने बताया वो खाने। एट द सेम टाइम फाइबर की रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल अडल्ट के लिए ऑलमोस्ट 25 to 30 ग्राम्स होती है, जो हमको हमारे नॉर्मल डाइट से मिल सकती है अगर हम गुड पोर्शन ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं। फ्रूट्स भी एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर खाने होते हैं। फ्रूट्स भी लिमिटेड क्योंकि फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा शुगर रिच होते हैं। सारे फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर होती है, बट क्योंकि फाइबर अच्छा होता है। बट वो तो नेचुरल शुगर है ना। दैट्स व्हाट। लेकिन नेचुरल शुगर भी हमको एक लिमिट से, अगर अच्छी चीज़ है तो मैं उसे अनलिमिटेड थोड़ा ना खा सकती हूँ, वो हमको नुकसान ही देगी। यानी कि उसकी भी एक लिमिट है। हर चीज़ का एक बैलेंस हमारे उसमें सेट है। सो फ्रूट्स मैक्सिमम 2 दिन के हमारी रिक्वायरमेंट के लिए बहुत है। कई लोग बोलते हैं वाटरमेलन बहुत अच्छा है, हम तो सिर्फ वाटरमेलन ही खाते हैं। वाटरमेलन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक फैक्टर होता है जो खाने के बाद कितनी शुगर को बढ़ा रहा है, वो उसका इंडेक्स होता है कि कोई भी फूड खाने के बाद आपकी ब्लड में शुगर कितनी बढ़ा रहा है, वो इंडेक्स को हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं।
सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाटरमेलन का इतना हाई है कि अगर मैं सोचूं तो मैंगो से भी हल्का सा ज़्यादा ही है। डायबिटीज़ वाले मैंगो तो छोड़ देते हैं, हाँ। वाटरमेलन नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि वो तो सोचते हैं ये तो पानी है। ये तो पानी है, हाँ। ऐसा नहीं है। तो ये हार्मफुल है। इससे क्या हो अगर ज़्यादा वाटरमेलन खाएँ तो उससे क्या डिज़ीज़ हो सकती है? सी एक दिन ज़्यादा खाने में दिक्कत नहीं है, बट अब मैं रेगुलर बेसिस पे तो मेरी ब्लड शुगर लेवल्स, मेरी वो शुगर ही गई ना, उसको मैंने काउंट नहीं करा है शुगर। तो फिर वो शुगर हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि एक दिन मैंने वाटरमेलन ज़्यादा खाया तो शुगर हो नहीं, सकती एक है। दिन नहीं, लाइक डेली बेसिस पे खा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। शुगर ब्लड शुगर का बढ़ना आपका एक कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। इट्स नॉट लाइक कि खाने से डायरेक्टली रिलेटेड है, आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, आपके जेनेटिक्स से रिलेटेड है। सो खाने पीने का डायरेक्ट इफेक्ट आपको कोई डिजीज नहीं करेगा, बट इट लॉन्ग टर्म में आपके लिए हेल्दी नहीं है। ओके। टू ईट एक्स्ट्रा एंड एक्सेस इज नॉट हेल्दी फॉर यू। बट चांसेस है डिजीज होने के? हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म में गलत करते जा रहे हैं तो वो ऐड होता जा रहा है। सो हाँ, मे बी 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स डाउन द लाइन जो आपकी डिजीज होती है उनमें इसका एक रोल होगा। डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, बट इस सब का अपना अपना रोल प्ले करते हैं आपकी अनहेल्दी होने में। ओके, नाउ हम बात करते हैं फैट की। हम्म। फैट भी बहुत तरह के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि फैट सही है बॉडी के लिए या गलत? जैसे मैंने बोला कि 20% रिक्वायरमेंट हमको फैट की है। हम जो भी खाना खाते हैं, वेजिटेबल्स को छोड़ दो, लेकिन अनाज हो गया, दालें हो गई, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, उन सब में अपना फैट है। जीरा है, जो हम स्पाइसेस यूज करते हैं, उन सब में अपना फैट है। जीरा उसमें कैसे, कहाँ होगा फैट? सब चीज में, ईच एंड एवरीथिंग। दूध पी रहे हैं उसमें फैट है। हाँ। अनाज खा रहे हैं, दालें खा रहे हैं, स्पाइसेस जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम नट्स खाते हैं, अखरोट, बादाम, जो हम सीड्स खाते हैं, जैसे आजकल लोग पंपकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, सब सीड्स खा रहे हैं, इन हाँ। सब में फैट है। सो अगर हम इस सारे को कैलकुलेट करें तो 25% या 20% हम फैट खा सकते हैं। लेकिन लोग इसको कंसिडर नहीं करते, जो विजिबल फैट है उसको 20% खा लेते हैं। सो घी तेल की अपनी इम्पोर्टेंस है। घी एक लिमिट में इज़ वेरी गुड। हाँ। घी भी अनलिमिटेड नहीं खाना है आपको। सोर्स का, क्योंकि आजकल इतनी मिलावट का टाइम है, हाँ। सोर्स का ध्यान रखें। तेल जो भी आपका लोकल ऑयल है विच इज़ कोल्ड प्रेस्ड, दैट इज़ द मंत्रा। रिफाइंड ऑयल्स किसी भी तरह के आप ले लो, अच्छे से अच्छा आप ले लो, रिफाइंड ऑयल हमेशा नुकसान करेगा। और घानी का तेल जो हम बोलते हैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, कच्ची घानी का कच्ची तेल, घनी का हो। वो कोल्ड प्रेस्ड है। वो जो लोकली है, सपोज राजस्थान में मूंगफली का तेल खाते हैं, तिल का तेल खाते तिल हैं, का। है ना। तो ये तेल लोकल, अगर हम राजस्थानी कुजीन में अगर ये ऑयल को यूज़ करेंगे उसका ज़्यादा फायदा है। साउथ के अंदर कोकोनट ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है, गुजरात में मूंगफली का तेल यूज़ होता है, पंजाब में मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है। सो जो भी लोकल डिशेज हैं लोकल तेल के अंदर, वो भी कोल्ड प्रेस्ड अगर यूज़ करें तो दैट इज़ बेस्ट, बट इन लिमिटेड अमाउंट। ये नहीं कि कोल्ड प्रेस तेल है तो मैं कितना भी खा सकती हूँ। यानी कि जैसे आपने बोला था कि सबकी एक अपनी लिमिट है। इट्स अपनी लिमिट है, दैट इज़ द मंत्रा। ओके, एंड ट्रांस फैट? ट्रांस फैट्स प्रोसेसिंग के बाद, कोई भी फूड अगर प्रोसेस्ड है, पैकेज्ड है, तो जो तेल को हम गर्म करते हैं, तेल को प्रोसेस करते हैं, उसके बाद जो नॉर्मल तेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होके ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा नुकसान की चीज़ है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला ट्रांस फैट है? सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला ट्रांस फैट है, नॉर्मल फैट नहीं है ये तब डिवेलप होता है किसी फूड के अंदर जब उसको प्रोसेस किया जाता है। सो एनीथिंग जो आप पैकेट से खोल के सीधे खा सकते हैं, उसमें 99% चांस है ट्रांस फैट होगा। तो यानी कि हमें पैकेज फूड नहीं खाना चाहिए? पैकेज फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। कोई भी चीज़ जो आप पैकेट से खोल के डायरेक्टली खा सकते हैं, दैट विल हैव 99% चांस ऑफ हैविंग ट्रांस फैट। चाहे वो बिस्किट खा रहे हैं, चाहे चिप्स खा रहे हैं, चाहे कोई भी XYZ चीज़ है जो पैकेज होके आई है, जो पैकेज होके आई, जो आपको डायरेक्ट खा सकते हैं, उसमें ट्रांस फैट्स होगा ही होगा। उन्हें अवॉइड करना चाहिए। उनको अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली बिस्किट्स, कोला, ये चिप्स जो बच्चे खा लेते हैं, कुरकुर, मतलब एनीथिंग जो कि पैकेज्ड है, जो पैकेज्ड है। सो मैम, मेजॉरिटी लोगों को वेट लॉस के बारे में गलत पता है, तो आप आज उन्हें बताइए फ्री वेट लॉस टिप्स जो सबके लिए एप्लीकेबल। सो वेट लॉस का एक सिंपल सा तरीका, जो बेसिक टिप है, वो ये है कि सिर्फ खाने से वेट लॉस नहीं हो सकता। खाना, राइट ईटिंग के साथ एक्सरसाइज का एक बैलेंस होना चाहिए। मैं अगर आपको परसेंटेज में डिफाइन करूँ तो 70% येस खाने पीने का बहुत बड़ा रोल है, बट 30% एक्सरसाइज का
एंड फिजिकली एक्टिव होने का। एक्सरसाइज का मतलब है कि लोग 1 घंटा एक्सरसाइज कर लिया और 23 घंटे अगर आप इनएक्टिव हो तो हाँ। दैट इज नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के साथ साथ आपको फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा और उसके साथ राइट ईटिंग। सो ईटिंग की अगर हम बात करते हैं, एक्सरसाइज तो देखो हर तरह की होती है। योगा अपना इफेक्ट पे प्ले करता है, योगा, वॉकिंग, स्ट्रेंथ रनिंग। ट्रेनिंग अपना करती है, हम्म। कार्डियो अपना करता है। सो एवरी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज का अपना रोल है वेट लॉस के अंदर, Okay. एंड एवरी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट फॉर वेट लॉस। बट अभी अपन यहाँ पे खाने की बात करते हैं। सो अगेन एक बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। थोड़े से टाइम के लिए आपको अगर थोड़ा प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ाना पड़े और कार्बोहाइड्रेट को स्लाइटली कम करना पड़े, हम्म। ये मैं स्लाइट कम की बात कर रही हूँ, एलिमिनेट करने की बात नहीं कर रही कि मैं सिर्फ प्रोटीन खा रहा हूँ, मैंने कार्ब बंद कर दिए, जीरो कार्ब डाइट। बंद अभी नहीं बीच करना। के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आई थी कि जीरो कार्ब डाइट, ओनली प्रोटीन एंड फैट। हम्म। बट वो बहुत हार्मफुल इफेक्ट है। 10 दिन के लिए आप कर सकते हो, लेकिन 11वें दिन आपको वापस अपनी डाइट पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज ये बहुत प्रॉब्लम है आपके लॉन्ग रन के लिए। सो 3 गुड मील्स विद अ बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट कंटेंट, हम्म। लॉट्स ऑफ वाटर और फाइबर का अमाउंट आपकी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। नो जंक फूड, नो शुगर विच इज़ विजिबल। दिखती हुई शक्कर तो हमको खानी नहीं है। और तीसरी चीज़, जो जिन फूड में नेचुरली शुगर होती है वो भी हमको थोड़ा सा कम कर। सो कम वेट करना है। लॉस के अगर मैं पॉइंटर्स बोलूँ तो सबसे पहला पॉइंट है कि बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, 3 गुड मील्स 3 गुड मील्स, विच इज़ हाई इन प्रोटीन हाई इन प्रोटीन, एंड फाइबर। फाइबर। 2 न्यूट्रिएंट्स का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। तीसरा हाइड्रेशन। आपकी बॉडी को आधे टाइम में आपको जब भूख लगती है तो एक्चुअल में आपको प्यास लग रही होती है, हाँ। आपको पता नहीं होता है, आप पानी की जगह आपको लगता नहीं यार भूख लग रही है। सो हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी आपको अपनी रिक्वायरमेंट को गेज करना है। ये नहीं होता कि 3 लीटर वाटर सबके लिए ठीक है, किसी के लिए 4 चाहिए, किसी को 2 चाहिए। सो वो आपको गेज करना है। ओके। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि एक्सरसाइज, सही एक्सरसाइज विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो, योगा, वो सारी चीज़ का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो आपको अच्छे से करनी है। ओके। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्लीप। अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे तो भी हमारा वेट लॉस नहीं है। मिनिमम कितने घंटे सोना चाहिए? 7 से 8 घंटा एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत होता है, बट दैट शुड बी गुड डीप स्लीप। डीप स्लीप। डीप, अच्छी नींद आनी। डीप स्लीप का मतलब यहाँ पे? एक होता है ना कि हमारे को टूटी टूटी नींद आती है। अगर आप अच्छी गुड स्लीप ले रहे हैं एंड दैट इज 6 आवर्स भी, तो हो सकता है किसी के लिए 6 घंटे की नींद भी बहुत अच्छी होती है। बट हाँ, नॉर्मल केस में 7 से 8 घंटे की नींद बहुत अच्छा, यानी वो बीच में ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ब्रेक नहीं होनी चाहिए। या आप सो तो फिर सीधा और सुबह ही दूसरी उठो। बात ये है कि लोग सोचते हैं कि 12 बजे सो के 8 बजे उठने में भी तो मेरी 8 घंटे की पूरी हो रही है। हाँ। लेकिन आपका स्लीप का आपकी बॉडी की एक सर्काडियन साइकिल होती है। आपको वो साइकिल के अकॉर्डिंग अपना सोना उठना मैनेज करना होता है। जो नींद आपकी 10 बजे सो के 6 बजे उठ के जो नींद पूरी होगी, दैट इज मोर हेल्दी देन रादर स्लीपिंग लेट एंड गेटिंग अप लेट। अच्छा, तो आपको टाइम पे सोना चाहिए, ऐसा टाइम नहीं? पे सोना चाहिए, आपका स्लीप स्केड्यूल होना चाहिए कि आप रोज उसी टाइम पे सोएं, रोज उसी टाइम पे उठें। आपकी बॉडी हमेशा एक रिदम पे चलती है। ये नहीं कि आज तो मैं 2 बजे सो रही हूँ और आज मैं 8 बजे सो गई। हम्म, सो आपकी बॉडी, मैं आपको पहले बोला था, बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि क्या कर रहे हैं। कि कभी 10 बजे सो रहे, कभी कभी 2 9 बजे। बजे सो रहे, कभी 8 बजे। तो आपकी बॉडी का एक स्लीप रेजीम होनी चाहिए। हम्म, आपकी स्लीप का स्केड्यूल होना चाहिए कि हाँ 2 घंटे पहले मुझे मोबाइल देखना बंद करना है, कि खाना मुझे 4 घंटे पहले खाना है, मुझे वाटर कितना पी के सोना है। अगर मेरा माइंड रिलैक्स नहीं होता तो क्या मुझे कोई रिलैक्सिंग फूड को इंक्लूड करना, जैसे मैंने कैमोमाइल टी की बात करी थी। कैमोमाइल टी बहुत हेल्प करती है आपको अच्छा सोने में। इनफैक्ट मॉर्निंग एक्सपोजर टू सन, धूप में, सुबह सुबह की। हाँ, सुबह की धूप भी आपकी रात की नींद को अफेक्ट करती है। बट वो तो हेल्दी है ना, हाँ सुबह की धूप है ना। हाँ, तो सुबह की धूप अगर आप ले रहे हैं तो आपको रात को अच्छी नींद आएगी। हाँ, इसीलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो ये आपकी सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सो नींद प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वेट लॉस। ये लोग नहीं समझते, लेकिन अगर आप अच्छा नहीं सो रहे तो आपका वेट लॉस इतना अच्छा नहीं आएगा जितनी आप मेहनत करें। हाँ, उन्हें लगता है कि हम अच्छी डाइट लेंगे, अच्छी एक्सरसाइज करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपका नींद प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली लोग 2 चीजों को कंसीडर करते हैं, एक तो डाइट और एक एक्सरसाइज। हाँ, तो क्या विदाउट एक्सरसाइज वेट लॉस पॉसिबल नहीं है? सी वो फिर गलत तरीके से होगा। गलत तरीके से होगा। आप खाने में रिस्ट्रिक्ट करके वेट लॉस करेंगे, लेकिन आपकी बॉडी में जो टोनिंग चाहिए, आपकी बॉडी को जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो फैट परसेंटेज को कम करके आपको मसल को बिल्डअप करना है, वो तो आप कर ही नहीं रहे। ओके, सो हमें कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो वेट लॉस के दौरान अवॉइड करनी चाहिए, कि ये तो आपको अवॉइड करना है, आपको ऐसे नहीं करना? सबसे पहला स्किपिंग मील्स,
हम सोचते हैं कि खाना नहीं खा के हम ज़्यादा अच्छा वेट लॉस कर हाँ। सकते हैं, ये बहुत गलत है। इट्स अ कि वेरी लाइक हम एक बार खाना खाएंगे तो हाँ, हो जाएगा। वो क्या होता है आपकी बॉडी में नेगेटिव मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है। हमारी बॉडी जो भी खाना हम खा रहे हैं उसको स्टोर करने लग जाती है, बिकॉज़ बॉडी को ये नहीं पता कि आप खाना नहीं दे रहे, खाने की कमी हो गई अचानक। हाँ, सो बॉडी इसको लेती है कि खाने की कमी हो गई, तो व्हाटएवर फूड आई एम गेटिंग मैं उसको स्टोर करके रखूं, क्योंकि क्या पता कल इतना भी नहीं मिले। सो आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ना चालू हो जाती है। जितनी आप मील्स को स्किप करेंगे उतना आपकी बॉडी फैट के फॉर्म में फूड को स्टोर करने लग जाएगी और आपके एनर्जी लेवल्स कम हो जाएंगे। ओके, शायद इसीलिए जो जो लोग मतलब टाइम से खाना नहीं खाते, जो लेट खाना खाते हैं, लाइक किसी ने सुबह खाना खाया और फिर सीधा डायरेक्ट रात को, इसलिए उनके लाइक वो पेट वेट आने, गेन ज़्यादा हाँ, वेट हाँ, गेन वो होता है, वेट गेन पेट आने ज़्यादा लगता है। करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी व्हाटएवर फूड यू ईट उसको स्टोर करना चालू कर देती है। हाँ, और बेली पे स्टोर फैट का स्टोरेज सबसे पहले स्टार्ट होता है, और चाहे वो सब मैन हो चाहे वुमेन हो। और सबसे हार्ड और वही है। सबसे हार्ड टू लूज वही होता है। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप मील्स को स्किप ना करें। ओके, दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम वाटर की रिक्वायरमेंट को ओवरलुक ना करें। पानी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है वेट लॉस के अंदर और हमारी हेल्दी होने में। सो पानी के रोल को आप लोग इग्नोर ना करें। थर्ड इज स्लीप। फोर्थ इज बैलेंस न्यूट्रिशन। आप किसी भी फूड ग्रुप को एलिमिनेट मत करो। एलिमिनेशन डाइट हमेशा नुकसान देगी। उसका 19-20, जैसे मैंने बोला कि प्रोटीन को थोड़े समय के लिए आप बढ़ा दें, हाँ, कार्ब्स को थोड़ा सा कम कर दें। मैंने एलिमिनेट नहीं करा। कोई भी फूड को एलिमिनेट अगर आप करते हैं, अपनी डाइट से हटा देते हैं, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि Okay. जिस भी दिन उस फूड को रीइंट्रोड्यूस करेंगे, ऐसा तो है नहीं आप जीवन भर के लिए उसको छोड़ हम्म। देंगे। तो व्हेनेवर हम उसको रीइंट्रोड्यूस करेंगे तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डोंट गो फॉर एलिमिनेशन डाइट, डोंट गो फॉर रिस्ट्रिक्टिव डाइट। एक बैलेंस डाइट पे अपन ध्यान दें। अमाउंट कम ज़्यादा हो सकता है। भाई अगर आप बहुत ज़्यादा खाते थे तो आपको ये बोलते हैं भाई आप 4 फल का खाते थे, आप 2 खाना स्टार्ट कर थोड़े से टाइम के लिए, जब तक आपका वेट लॉस नहीं आता। और उसके बाद आपको फील होगा कि मेरी रिक्वायरमेंट ही 2 की थी, मैं तो 4 ज़बरदस्ती खा रहा था। बिकॉज आपकी बॉडी ना यूज टू हो जाती है, हाँ, फिर आपका माइंड भी यूज हो जाता है कि यार मैं 4 फल के खाता हूँ, मैं 4 ही खाऊंगा, चाहे भूख हो ना हो। चाहे हो नहीं हो। तो आपको वो बैलेंस तरीके से डाइट को रिड्यूस करना है। सो बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज मैंने बता ही दिया, स्लीप मैंने बता दिया आपको, स्ट्रेस के लेवल्स को जितना कम रखेंगे उतना अच्छा है। सो ये कॉमन टिप्स है विच गोज फॉर एवरीबडी। ओके, बाकी हमेशा पर्सनलाइजेशन वर्क्स। जो चीज़ मेरे लिए वर्क करी ज़रूरी नहीं आपके लिए वर्क करे। बट ये एक जनरल हो गया। ये जनरल है। लाइक जैसे अभी बात ही चल रही है ना, कि हेल्दी फूड की है ना, और एक अच्छे लाइफ स्टाइल की, तो एक डिटॉक्स डाइटिंग भी होता है, जिसके अंदर उन्हें लगता है कि अगर वो सुबह सुबह खाली पेट नींबू पानी या फिर ग्रीन टी या फिर एप्पल सिडर विनेगर अगर ये सब पीते हैं तो उनकी बॉडी से डिटॉक्स निकल सकता है। तो क्या ये सच में फायदेमंद है या फिर एक मिथ है? सी डिटॉक्स का मतलब ये लोगों ने बना लिया है कि हम ये ऐसा कुछ पियेंगे हाँ, तो हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए हैं हाँ, हाँ, बिकॉज ऑफ एयर, बिकॉज ऑफ गलत खाना, बिकॉज ऑफ जंक फूड, वो सारे टॉक्सिन्स को हम फ्लश आउट कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। नहीं होता उससे कुछ। फ्लशिंग आउट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हमारी बॉडी रेगुलर बेसिस पे डिटॉक्स करती रहती है। जितने भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में इकट्ठे होते हैं, मेटाबॉलिज्म, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने में, कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने में हमारी बॉडी में बाय प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, जिसको एलिमिनेट करने में हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स है जो रोल प्ले करते हैं। जैसे कि स्वेट, हमारी स्किन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिटॉक्स ऑर्गन है। किडनीज, लिवर, हमारा पेट, हमारी गट, डाइजेशन के जितने भी बाय प्रोडक्ट है, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, उसको एलिमिनेट करने में हमारा पेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो डिटॉक्स हमारी बॉडी के अपना बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जो डिटॉक्स करता है। आपको कुछ अलग से डिटॉक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ड्रिंक्स हम मॉर्निंग में लेते हैं, इनमें से जो हेल्दी हैं, सपोज सौंफ का पानी है, सौंफ का पानी इज़ वेरी हेल्दी। हम ऐसे सौंफ चबा के पानी पी ले वो भी कर सकते हैं, लेकिन सौंफ इन इटसेल्फ इज़ अ स्पाइस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये डायूरेटिक है, आपकी बॉडी से वाटर को फ्लश आउट करती है। तो जितना ज़्यादा वाटर फ्लश आउट होगा, वाटर के साथ साथ आपकी बॉडी टॉक्सिन्स को इजीली एक्सक्रीट कर पाएगी, हमारी बॉडी पे लोड कम पड़ेगा। तो सबसे इजी वे वाटर के थ्रू है। सबसे इजी वे वाटर, स्वेटिंग, हम जितना वर्कआउट करते हैं, स्वेट करते हैं, तो हमारा जितना बॉडी का टॉक्सिन है वो निकालने में इजी होता है। लेकिन हाँ, एक ग्लास पानी पीने से या एप्पल साइडर विनेगर पीने से ऐसा कोई फ्लशिंग आउट नहीं होता,
बल्कि एप्पल साइडर विनेगर के तो नेगेटिव इफेक्ट्स अब सामने आने स्टार्ट हो गए कि एसिडिटी बढ़ जाती है लोगों को। अगर लॉन्ग रन के अंदर एम्प्टी स्टमक एप्पल साइडर विनेगर वो लेते हैं तो कई बारी एसिडिटी के चांसेस, नींबू पानी से एसिडिटी के चांसेस, वार्म वाटर से, एकदम वार्म वाटर अगर आपने पिया खाली पेट, आपने अगर सपोज 8 बजे खाना खा लिया मॉर्निंग, आप 6-7 बजे 12 घंटे की ऑलमोस्ट नहीं आपके पेट में कुछ गया है और आपने एसिड वाली चीज़ को डाल लिया तो वो एसिडिटी को और बढ़ा देता है, और बढ़ा देगा। सो वन रूल फिट्स ऑल हर जगह ये है कि वन रूल फिट्स ऑल इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग। एप्पल साइडर विनेगर हो सकता है मेरे लिए बहुत अच्छा हो लेकिन आपको इतना नुकसान कर जाए कि उससे प्रॉब्लम्स हो जाए और उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। ओके, तो इन 2025 क्रोनिक लाइफ स्टाइल डिजीज बहुत बढ़ रही है। हाँ। तो ये कौन कौन सी है और इन्हें हम हमारी डाइट से कैसे मैनेज कर सकते हैं? सो मैं अपने आसपास की अगर बात करूं हाँ। तो 2 मेजर डिजीजेस हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस। लाइफस्टाइल डिजीज वो होती हैं जो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हो रही हैं और जो हमारी लाइफस्टाइल को ठीक करने से काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। Okay. तो अगर मैं इनकी बात करूं तो मोस्टली 2 ऐसी डिजीजेस हैं जिसको मैं समझती हूँ कि लाइफस्टाइल, एक एक्चुअली 3 है, एक की हम बात कर चुके हैं विच इज़ ओबेसिटी। ओके। उसके अलावा मैं 2 ऐसी डिजीज़ को मानती हूँ। वन इज़ डायबिटीज़, जो इंडिया इज़ बिकमिंग द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ अ वेरी बैड थिंग फॉर अस। हमको उसको केटर करना चाहिए बचपन से ही, अपने बच्चों की डाइट में अच्छी हैबिट्स डाल के हमको बचपन से उस चीज़ को केटर करना चाहिए बिकॉज डायबिटीज़ के चांसेस हिंदुस्तानी में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इट्स वेरी कॉमन इन इंडियंस। तो इंडिया सबसे आगे है इसमें। इंडिया सबसे आगे। और दूसरा है हार्ट डिजीज़। तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ एक तो जेनेटिक और कुछ एक की प्रॉब्लम होती है, बाकी अधिकतर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइफस्टाइल से हम मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं कि डायबिटीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज़ का एग्जैक्ट मतलब क्या है। हाँ। डायबिटीज़ एक डिजीज़ नहीं है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। डिजीज़ तो ये होती है कि यार बाहर से इन्फेक्शन, या एक डिजीज़ को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक ऑर्गन का डिसफंक्शन। हाँ। लेकिन डायबिटीज इज मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन, इट इज अ मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये अकेला किसी चीज से होता और ठीक होता नहीं है, ये मल्टी चीजों की वजह से होता है और मल्टी चीजों को ठीक करने से ठीक हो सकता है। ओके। सो डायबिटीज का मेन कारण क्या होता है कि हमारी डाइट अगर गलत है, डायबिटीज 2-3 तरह की होती है, उनमें से एक हमारी डाइट से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। सो अगर हमारी डाइट गलत है, अगर हम बहुत हाई कार्ब खाना खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट रिफाइंड, तो हमारी शुगर सडनली स्पाइक हुई, उस शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन सिक्रीट करी, वो शुगर डाउन आई, फिर हमने कुछ खा लिया, फिर स्पाइक हुई, फिर इंसुलिन रिलीज हुई। तो ये कंटिन्यूस इंसुलिन का रिलीज होना, शुगर का बढ़ना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस जब होता है तो हमारी बॉडी में ये डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो ये एक एग्जांपल दिया मैंने, ऐसे मल्टीपल चीज़ें हमारी बॉडी में होती है तो डायबिटीज़ होने। बट जैसे पैकेज फूड है और जैसे बिस्किट हो गया, उसमें भी शुगर लेवल होता ही है। शुगर से नहीं मोहित, आपके गलत खाने से, चाहे मैं शक्कर भी खा रही हूँ, हाँ। लेकिन मैं 1 चम्मच शक्कर खा रही हूँ, बाकी पूरा हेल्दी खा रही हूँ, तो मुझे डायबिटीज़ नहीं होगी। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूसली रिफाइंड कार्ब्स खा रही हूँ, रिफाइंड कार्ब भी तो मेरी शुगर बढ़ा रहा है, रिफाइंड कार्ब में मैंने शक्कर डाल ली, इन एडिशन मैंने इसको पैकेज फूड कर दिया, तो ये 3 गलतियाँ एक साथ हो गई और फिर मैंने इसको ज़्यादा खा लिया, फिर वो और बड़ी गलती हो गई। और बड़ी गलती हो गई। सो ये डायबिटीज इज अ मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर, इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिजीज या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रादर देन समथिंग विच इज रिलेटेड टू जस्ट वन ऑर्गन। ओके। तो डायबिटीज को सही कर अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए सबसे इजी तरीका डायबिटीज कंट्रोल करने का क्या है, एक तो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बचपन से ही घर में हर एक जने को फॉलो करनी चाहिए। हम सोचते हैं बच्चा है चलो उसे शक्कर खाने दो, लेकिन बड़े होके उसकी वो हैबिट बन गई। बच्चा है अपन चलो मैगी खा लो, चलो पैकेज फूड खा लो, चलो बिस्किट खा लो, बच्चा ही तो है, बड़े थोड़ा ना खा रहे हैं, लेकिन वो हेल्दी हैबिट्स आपके बचपन से इनकलकेट होती हैं। सो टाइम से टाइम खाना, नॉट स्किपिंग मील्स, एक बैलेंस डाइट को खाना, नो पैकेज्ड फूड, नो जंक फूड एंड अ फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल। 1 घंटा एक्सरसाइज करना नहीं, आप बॉडी को हमेशा फिजिकली एक्टिव रखते हैं। एक्टिव भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है 1 घंटा एक्सरसाइज की और पूरे दिन आप बैठे ही रहे या लेटे रहे।
ओके, तो यानी कि एक चीज़ मैंने नोटिस की, चाहे हेल्दी लाइफ स्टाइल हो या फिर हमें किसी डिजीज़ से बचना हो या फिर वेट लॉस करना हो, हमें एक तो बैलेंसिंग डाइट बहुत ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी खा लिया, और एक सबकी अपनी एक लिमिट है। अगर आप अच्छा भी खा रहे हो तो उसकी भी एक लिमिट है, और अगर आप थोड़ा खराब भी खा रहे हो यानी कि जिससे आपको कुछ डिजीज़ हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी भी एक लिमिट है, आपको उसको भी एक लिमिट में खाओ, तभी होगा। तो जो क्रॉनिक लाइफ़स्टाइल डिजीज़ है वो एक तो है हार्ट अटैक और एक है शुगर। हाँ, सो अब हम हार्ट डिजीज़ के बारे हाँ। में बात करते हैं। हार्ट डिजीज़ में सबसे ज़्यादा फैक्टर प्ले करता है कि हम कौन-सा तेल या घी काम में ले रहे हैं और किस अमाउंट में काम में ले रहे हैं। ओके। सो मैं एवरेज अगर मानूँ तो एक अ, व्यक्ति के लिए हुँ, 1 महीने में घी, तेल, बटर जो भी आप विज़िबल फैट को अगर मान रहे हैं, हुँ, तो 1 महीने में अ, 800 से 900 ग्राम टोटल एक व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होती है। बस। सो बहुत ईज़िली कैलकुलेट करना, बिकॉज़ पता है क्या है, हम नाप-तोल तो सकते नहीं हैं। हाँ। लेकिन सपोज़ आई एम अ फैमिली ऑफ 4, हुँ, तो मेरे घर में 1 महीने में घी, तेल, बटर मिला के कितना अमाउंट का खर्चा हो रहा है, ये तो एक गृहिणी के लिए कैलकुलेट करना बहुत ईज़ी है हुँ, कि भई हमारे घर में 2 किलो तेल आता है और 1 किलो घी आता है, पूरे महीने हमारा, और मेबी आधा किलो बटर आ जाता है। हुँ, तो इस पूरे के अंदर हमारा एंटायर मंथ निकल जाता है, और हम 4 अडल्ट्स खाना खाने वाले हैं। सो आपको पता है कि ऑन एन एवरेज मोटा-मोटी आप अच्छा ही खा रहे हो। हाँ। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो फिर अगर नुकसान। इससे ज़्यादा हो रहा है, तो आपको कहीं न कहीं चेक करने की ज़रूरत है। दिस इज़ अ वेरी ईज़ी वे जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ। नेक्स्ट, जब मैं हर चीज़ के लिए बोलती हूँ, पैकेज्ड फूड नुकसान ही करेगा। तीसरा है कि गुड फैट का इंक्लूजन, यानी कि नट्स एंड सीड्स अच्छे अमाउंट में हमको खाने चाहिए। हुँ, एक मुट्ठी भर में हमारे जितना भी नट्स एंड सीड्स आते हैं, थोड़े से बादाम होने चाहिए, एक अखरोट होना चाहिए, मिक्स सीड्स, हुँ, पम्पकिन, सनफ्लावर, वाटरमेलन, जो भी आप खाना चाहते हैं, एक मुट्ठी में आपके जितना आ जाए, वो आपके डे की रिक्वायरमेंट होती है। सो दैट गिव्स यू हेल्दी फैट्स। ओके। और उसके साथ साथ एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट हेल्थ के लिए कार्डियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हाँ, आज मैंने उठा और ये सोचा कि अब मुझे कार्डियो करना है, तो एकदम से अपना लेवल को बढ़ा दिया, वो नहीं। आप धीरे धीरे शुरुआत करें, धीरे धीरे अपने स्टेमिना को बिल्डअप करें। हुँ, सो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हार्ट हेल्थ, प्लस जो डाइट टिप्स मैंने आपको बताया। ओके। सो एक बार इसको दोबारा बात करते हैं कि 2 डिज़ीज़ हो रही है, एक तो हार्ट अटैक और एक शुगर। हार्ट डिजीज, हाँ, हार्ट डिज़ीज़। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना हाँ, या हार्ट अटैक होना या ब्लॉकेज होना, हाँ, ये सारी डिजीजेस। हाँ, ओके। ये 2 डिज़ीज़ हो रही है और इनको हम अपनी डाइट प्लान से मैनेज कर आराम से मैनेज कर सकते हैं, बिफोर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। उसके बाद तो आपको डॉक्टर का हाँ, फिर इंटरवेंशन तो डॉक्टर चाहिएगा। तो बट हाँ, शुरुआत से अगर हम थोड़ा सा हुँ, ध्यान रखें, डिजीज को अवॉइड भी कर सकते हैं और शुरुआती डिजीज को कंट्रोल भी कर सकते कंट्रोल भी कर सकते हैं, ओके। और मैम हमें हमारा फ़ोकस बढ़ाने के लिए, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस को दूर करने के लिए कौन-सी डाइट फ़ॉलो करनी चाहिए कि आपको ये चीज़ खानी चाहिए? इन जनरल बात कर सकते हैं कि अगर किसी को स्ट्रेस हो रहा है और वो अपनी डाइट को मैनेज करे, तो ये उससे कम हो सकता है? हैं। सो बेसिकली एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के लिए 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली चीज़ है ओमेगा 3, ओके। जो हमको नट्स, सीड्स या फिश, अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो उससे मिलता है। ओमेगा 3 हमारी जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होता है, हमारे नर्व सिग्नल्स को थोड़ा हुँ, सा हुँ। मैनेज करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से एंजाइटी लेवल्स को कम करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फूड है कि अच्छे प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? अ, वो बैक्टीरिया जो हम अपने फूड्स के थ्रू खाते हैं और जो हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। जैसे जितनी भी फर्मेंटेड फूड्स हैं, जैसे? कांजी, राइस की कांजी, या ये जो हम गाजर की कांजी हाँ, हाँ। खाते हैं, ये बहुत दही, दही। इडली को हम फर्मेंट करते हैं। हुँ, सो जो भी फर्मेंटेड फूड्स हैं, या खिमची या सॉकरे, अगर हम दूसरे वेस्टर्न फूड्स की बात करें, तो उसमें खिमची या पत्ता गोभी को भी हम फर्मेंट करते हैं। वहाँ के एशियन डाइट की बात करें तो पत्ता गोभी को फर्मेंट किया जाता है। ऐसे बहुत सारे फर्मेंटेड फूड्स होते हैं हुँ, जो वेरी हाई इन प्रोबायोटिक्स हैं। दही तो एक बहुत बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो सबके यहाँ पे जो होता है। सबके कांजी इज़ वेरी कॉमन एग्जाम्पल हुँ, नॉर्दर्न इंडिया में। तो हुँ, अगर साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ राइस की कांजी खाई जाती है। राइस, कुक्ड राइस को ओवरनाइट फर्मेंट करके वहाँ पे वो राइस कांजी खाते हैं। जैसे अपने यहाँ पे ये ये वाली। वाली कांजी खाते हैं, राई वाली। हुँ, सो दीज फूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी गट हेल्थ को मैनेज करते हैं। ओके। गट हेल्थ का डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके एंग्जाइटी स्ट्रेस लेवल्स पे। आपकी गट जितनी हेल्दी होगी, हुँ, वो आपका एंग्जाइटी डिप्रेशन लेवल्स उतना ही कम करेगा। कम करेगी। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा है हमारे सीरियल्स, अनाज, ओके। अच्छे अनाज और मिलेट्स। अगर
एप्रोप्रिएट अमाउंट में खाए जाएं तो ये हमारी ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखते हैं और हमारे हैप्पी हार्मोन्स को सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं। ओके। सो होल ग्रेन्स मतलब रिफाइंड नहीं खाने, हमारे कंप्लीट अनाज जो होता है अगर उनको हम एप्रोप्रिएट मात्रा में खाएं तो तीसरा ये है। अगर हम चौथे की बात करें कि हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इवन जो कलर्ड वेजिटेबल्स होते हैं जैसे एकदम ब्राइट कलर्ड बेल पेपर्स खाते हैं पर टमाटर है, तो जितने भी ब्राइट कलर्ड वेजिटेबल्स हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं इनमें एंटीऑक्सीडेंट के लेवल्स बहुत हाई होते हैं। तो हमारे जितने भी कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, अभी सुआ डिल लीव्स बहुत आ रहा है, चौलाई की पत्ते बहुत आ रहे हैं अभी सीजन में। सो ये सारी पत्ते की सब्जियां हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं और इवेंचुअली हमारे एंजाइटी लेवल्स को कम करती हैं। तो चौथा इंपॉर्टेंट हमारे फूड ग्रुप में हो गया लीफी एंड कलर्ड वेजिटेबल्स। ओके। और फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज नट्स एंड सीड्स। ये हमारे जितने भी हेल्दी फैटी एसिड्स हैं उनको रिप्लेनिश करके हमारे एंजाइटी डिप्रेशन लेवल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो 5 इंपॉर्टेंट फूड्स विच वी शुड ईट ऑन अ रेगुलर बेसिस ताकि हमारे स्ट्रेस लेवल्स को हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट ब्रीदिंग, प्राणायाम वो आप करिए और अपनी स्लीप को मैनेज करिए तो आपके एंजाइटी और डिप्रेशन स्ट्रेस के लेवल्स को आप काफी हद तक कंट्रोल। ओके, तो ये 5 चीजें तो डाइट में हो गई और उसके अलावा एक अलग से हो गया आप योगा वगैरह प्राणायाम ये करिए और अपनी नींद पूरी लीजिए। और मैम आजकल एक इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी कुछ ट्रेंड चल रहा है, तो ये किसे करनी चाहिए और कितने टाइम तक करनी चाहिए? सो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक वर्ड आ गया है जो बहुत ट्रेंड कर रहा है। अगर हम अपने इंडियन कल्चर को देखें सो यूजुअली डिनर हमारे इंडियन नॉर्मल इंडियन हाउस के अंदर डिनर वाज 7 से 8 बजे। हाँ। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8-9 बजे के पहले ब्रेकफास्ट नहीं होता था। तो अगर आपने 7-8 बजे डिनर कर लिया है उसके बाद कुछ नहीं खाया, अगले दिन 9 बजे तक 9 बजे के आसपास ही ब्रेकफास्ट होता है हमारे घर में, उसके पहले कोई कुछ नहीं खाता। सो व्हाट इज इट? 13 घंटे की फास्टिंग विच इज कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो हमारे कल्चर को अगर हम ट्रेडिशनल डाइट और ट्रेडिशनल हमारे सब ट्रेडिशंस को फॉलो करें तो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग तो एजेस से करते आ रहे हैं। ये तो वर्ड अभी आया है। आज वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कह दिया तो आज इतना ट्रेंड कर रहा है। लेकिन हम अब और जैनिज्म का देखिए, वो तो शाम के 6 बजे खाना खाते हैं और जिसके नेक्स्ट डे 12 बजे या 11 बजे वो लोग डायरेक्ट लंच करते हैं। तो उनकी तो इंटरमिटेंट फास्टिंग 16 घंटे की हो गई। सो ये तो हम इतने सदियों से करते आ रहे हैं जो आज वेस्टर्न वर्ल्ड ने इंटरमिटेंट फास्टिंग टर्म देके इसको इतना हाइप क्रिएट कर दिया है। बट ये तो साइड की बातें हो गई। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग 12 से 13 घंटे की कोई भी कर सकता है। इट इज़ हेल्दी और कितने भी पीरियड के लिए आप कर सकते हैं, ये आपको नुकसान नहीं देगा। भले अगर आपको कोई लाइफस्टाइल डिजीज या कोई दिक्कत ना हो। कई लोगों को ये भी सूट नहीं करती, अगर कई लोगों को ये आपको आपकी बॉडी को सुनना है। वो उनको अगर डिजीज वगैरह है तो नहीं करेगी। ये आपकी बॉडी को आपको सुनना है कि आपकी बॉडी क्या सिम्टम दे रही है, कि आपकी बॉडी नेगेटिवली रिएक्ट कर रही है आपकी 13 घंटे की फास्टिंग को। बट अगर हम नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं अभी तो 12 से 13 घंटे की फास्टिंग और आप पूरी अपनी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बट अगर आप 16 घंटे की, 14 घंटे की या 17 घंटे की फास्टिंग को करना चाह रहे हैं तो मेरी राय के अंदर मैक्सिमम 30 डेज आप उसको फॉलो करें, उसके बाद वापस से 12 आवर पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म में 13 घंटे से ज़्यादा की इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी बॉडी को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। और आजकल की जैसी बिजी लाइफ स्टाइल है तो इसमें हम हेल्दी कुकिंग कैसे कर सकते हैं? सो बेसिकली एक मिथ है कि हेल्दी कुकिंग बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लैंड फीका खाना होता है। ये चीज़ें हम हम नहीं कर सकते। इतना सारा सैलेड खाना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं। डेली कैसे होगा हमसे? डेली कैसे होगा हमसे? हमारे पास टाइम नहीं, मेरा ऑफिस है। सो उसके लिए करेक्ट वे है कि आप वीकेंड पे अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग को थोड़ा सा मैनेज करें। आप क्या सब्जियां खरीद के ला रहे हैं, आपकी वीक की डाइट का आपके पास प्लान होना चाहिए कि मंडे को ब्रेकफास्ट लंच डिनर मेरे को क्या बनाना है। ऐसा अपना मंडे से लेकर सैटरडे जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए बता रही हूँ कि आपकी एक तो प्लानिंग, आपका डाइट चार्ट आपके सामने होना चाहिए
उसके हिसाब से आपकी ग्रॉसरी की शॉपिंग होनी चाहिए। सैटरडे संडे अगर आपको टाइम मिल रहा है या आपकी जो भी हाउस हेल्प आपके पास है, उससे आप थोड़ी सी प्री प्रिपेयर कराएं। कौन सी वेजिटेबल्स है जो मैं कट करा के रख सकती हूँ, कट करा के? फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकती हूँ। अच्छा, बट फ्रिज का खाना तो नहीं, ऐसी ये मिथ है क्यों? मोहित। क्यों फ्रिज का खाना इज हार्मफुल? नहीं, कटवा के जो प्री प्रेप करके आप रखना चाहते हैं, अच्छा। मतलब आपने सपोज मुझे गोभी बनानी है, तो मैं गोभी को सैटरडे संडे को कट करा के रख सकती हूँ अगर मुझे मंडे को बनानी है तो। पहले से ही? हाँ। इतना टाइम पहले थोड़ी होता है। भाई सैटरडे को अगर कट करो तो मंडे 2 दिन पहले से आप कट करके वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स, नॉट कुछ। सारी नहीं, हम्म। कुछ जैसे गार्लिक है, मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रख सकती हूँ। हम्म। टमाटो की मैं ग्रेवी को आधा पका के रख सकती हूँ। मतलब ये मैं बता रही हूँ उन लोगों के पास जिनके पास टाइम नहीं है, ओके। तो वो कुछ एक प्री प्रेप करने की, सैटरडे वीकेंड पे अगर आप प्री प्रेप कर लेते हो हम्म। तो आपकी मील्स में आपको खाना बनाने में कम टाइम लगता है। जैसे कि आलू इज इनफैक्ट हेल्दी अगर आप उसे बॉईल करके ओवरनाइट या एक दिन के लिए रखने के बाद काम में लें, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस स्टार्च डेवलप हो जाता है। तो आलू अगर आपको बनाना है किसी के साथ तो आपने एक दिन पहले बॉईल करके रख लिया, जब आपके पास टाइम है फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रख सकते हैं। बट बोलते हैं ना कि फ्रिज का खाना चाहे कैसा भी हो इज हार्मफुल। ऐसा कुछ भी नहीं, वो क्योंकि आपने टेम्परेचर को कम करके आप उसके न्यूट्रिएंट लॉस को वहीं रोक देते हो। ओके। सारी सब सब्जियों के लिए नहीं कह रही मैं, कुछ 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 के लिए। कुछ सब्जियां हैं। तो वो कुछ हमें कैसे पता चलेगा कौन सी है? उसकी पूरी एक लिस्ट है, अगर अपन थोड़ा सा स्टडी करें तो उसको अपन बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पत्ता गोभी को हम कर सकते हैं, आलू को एक दिन पहले आप बॉईल करके रखिए, ज़्यादा हेल्दी होता है। ओके। तो तो अब प्री प्रेप करना एक और चीज़ है। दूसरी चीज़ की हेल्दी खाने के अंदर स्पाइसेस का यूज़ आप इनफ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमको फीका खाना खाना है। सो हेल्दी खाना में जितनी भी स्पाइसेस है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स सप्लाई करती है हमारी स्पाइसेस हमको। तो आप उसको जो भी आपको टेस्ट पसंद है, आप काली मिर्च का यूज़ अच्छे से कर सकते हैं, हाँ। चिली का यूज़ अच्छे से कर सकते हैं, जीरा इज़ वेरी हेल्दी, भुना जीरा इज़ वेरी हेल्दी। तो इन स्पाइसेस को यूज़ करके आप उसके टेस्ट को इन्हांस करिए। नींबू से आप इन्हांस कर सकते हैं। नींबू इनफैक्ट कई सारे वाइटामिन और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो नींबू इज़ अ वेरी गुड एडिशन आपके खाने में। थोड़ा सा इसके अंदर आप हेल्दी नट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं अपने सैलेड के अंदर। अ, आप दलिया बना सकते हैं, विच इज़ वन पॉट, जिसमें आप सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दो। और उसको ज़रूरी नहीं कि हम ब्लैंड बनाएं, उसमें आप स्पाइसेस ऐड करके उसको चटपटा भी बना सकते हैं। चटपटा खा सकते हैं? हाँ, मैं आपको यही बता रही हूँ कि हेल्दी ईटिंग ब्लैंड खाना नहीं होता। हेल्दी ईटिंग टेस्टी खाना है जो आप लॉन्ग टर्म खा सकें। ओके। आप दलिया, ब्लैंड दलिया एक दिन खा लेंगे, 4 दिन खा लेंगे, उसके बाद आप नहीं खा सकते। नहीं खा लेकिन सकते। हेल्दी का मतलब ये नहीं कि आप स्पाइसेस का यूज़ कम कर दें। स्पाइसेस अच्छी मात्रा में खाना इज़ मोर हेल्पफुल देन हार्मफुल। हाँ, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमें डाइटिंग करनी पड़ेगी तो हमें ये चीज़ प्रॉपर्ली छोड़नी पड़ेगी तभी वो ऐसा डाइटिंग कुछ है। भी नहीं। आपको मैदा छोड़नी है लेकिन आप रोटी से वो चीज़ बना सकते हैं। हाँ। आपको अगर वीट कम करना है, सपोज़ कोई डिजीज़ेज़ में हम कह देते हैं कि भई गेहूँ का इस्तेमाल कम करिए। डिज़ीज़ में बात कर रही हूँ, हाँ। जनरल नहीं कह रही। तो अगर आपने वो कम करा है तो आप मिलेट से वो चीज़ बना सकते हैं। आप नॉर्मल दलिया नहीं खा सकते, आप ज्वार का खा लीजिए। हम्म। आप को अगर दूध मना कर रहे हैं तो आप सत्तू ड्रिंक बना के पी सकते हैं। तो बात ये है कि सिर्फ़ एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, एंड दैट हैज़ टू बी पर्सनलाइज्ड। ओके। सो मैम अब हम बात करते हैं मिथ्स एंड फैक्ट्स की। तो मैं वन बाय वन आपसे पूछता हूँ, आप बताना क्या फ्रूट शुगर से डायबिटीज होता है? एक्सेस में हाँ, क्योंकि फ्रूट्स में शुगर की मात्रा बहुत हाई होती है। तो एक तो हमको लिमिटेड क्वांटिटी खानी चाहिए किसी भी फूड की, और डायरेक्ट डायबिटीज़ नहीं हो सकती, बट हाँ रेगुलर बेसिस पे हम एक्सेस अगर करते हैं तो डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। और क्या डायबिटिक पेशेंट को फ्रूट्स खाने चाहिए? सो फ्रूट्स का ऐसा है कि डायबिटिक्स को बिल्कुल खाना चाहिए, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन का बहुत अच्छा सोर्स है। बट वो फ्रूट्स खाने चाहिए जिनके अंदर फाइबर की अमाउंट ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल गुआवा, एप्पल, पेयर, जामुन, सारे के सारे सिट्रस फ्रूट यानी कि मौसमी, संतरा, ये वाले फ्रूट्स, कीवी, ड्रैगन फ्रूट, ये सारे फ्रूट्स डायबिटीज़ के लिए सेफ़ हैं। लिमिटेड अमाउंट यानी कि 100 ग्राम से ज़्यादा कोई भी फ्रूट नहीं खाना चाहिए। जो फ्रूट्स हाई शुगर हैं वो शायद 50 ग्राम ही खाने चाहिए, जैसे कि मैंगो, बनाना, चीकू, वाटरमेलन, खरबूजा, ये सारे हाई शुगर फ्रूट्स हैं। इनको आपको कम मात्रा में खाना चाहिए। बट वेदर हाई शुगर फ्रूट्स हैं या नॉर्मल वाले फ्रूट्स हैं, इनको हमेशा एज अ सेपरेट मील
1 से 2 घंटा खाने से पहले या 1 से 2 घंटा खाने के बाद ही आपको फ्रूट्स खाने चाहिए। ओके। और क्या हम नेचुरल शुगर कितना भी खा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम सोचते हैं कि गुड़ है, हनी है, कितना भी डाल हाँ। सकते हैं। हनी इनफैक्ट शुगर से 3 टाइम हाई कैलोरी होता है। अगर 1 चम्मच शक्कर लें और 1 चम्मच हनी लें, तो 3 टाइम ज़्यादा स्वीट होता है। सो अगर आप नेचुरल शुगर भी ले रहे हैं, तो उसका भी अमाउंट लिमिटेड है। आपको ये जो रिफाइंड शुगर है, तो यूज़ ही नहीं करनी। जो अदर सोर्स ऑफ शुगर है, जैसे जैगरी हो गया, हनी हो गया, डेट शुगर हो गया या डेट्स भी हो गए इनफैक्ट, तो इनको भी आपको लिमिटेड मात्रा में खाएंगे तो ही ठीक है। अनलिमिटेड कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं। हेल्दी फूड इज बोरिंग और नॉट? हेल्दी फूड इज़ नॉट एट ऑल बोरिंग, ये बहुत बड़ा मिथ है। आप उसको स्पाइसेस से दूसरी तरह से उसको टेस्टी बना सकते हैं। आपको उसको ब्लैंड खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हेल्दी फूड का मतलब एक बैलेंस्ड फूड होता है, विच इज़ लो इन कैलोरी एंड हाई इन न्यूट्रिएंट्स। तो वो आप किसी भी फूड को अपनी कोई भी डिश को वो बना सकते हैं। और हमें हमेशा 100% हेल्दी फूड ही खाना चाहिए? ऐसा भी नहीं है। हम अगर 80% टाइम भी हेल्दी फूड खा रहे हैं और 20% टाइम भी ऐसे फूड जो बहुत अपन उसको हेल्दी टर्म नहीं करेंगे, बट हमारे को जॉय देते हैं या हमारी इमोशनल वेलबींग को डिफाइन वेलबींग के लिए बहुत डिफाइन ज़रूरी करते है, हैं। डिफाइन करते हैं। सो वो आप 20% ऑफ द टाइम कर सकते हैं, बट यू हैव टू डू इट माइंडफुल। और गेहूं खाने से हमें डिजीज हो सकती है? गेहूँ की आजकल क्या प्रॉब्लम हो गई है मोहित? गुड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। कई लोगों ने गेहूँ खाना छोड़ दिया कि हमको गेहूँ से प्रॉब्लम होती है। वो गेहूँ से प्रॉब्लम नहीं है, वो रिफाइंड फ्लावर जो आप ग्रोसरी स्टोर से उठा के लेके आते हैं, उसके अंदर ये लोग फाइबर और जर्म ऑयल सब रिमूव कर देते हैं। तो वो गेहूँ डाइजेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है कुछ लोगों को। अगर आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस नहीं है, हाँ। अगर आपको डिफाइंड किसी डॉक्टर ने नहीं बोला है कि मेरे को ग्लूटेन से प्रॉब्लम है, अगर आप वो सिम्टम्स नोट नहीं कर रहे कि गेहूँ खाने के बाद मेरी बॉडी में ब्लोटिंग होती है या मुझे अनईजीनेस होती है, तो आपको गेहूँ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बट किसी कारण से, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ गेहूँ जो हमें आजकल मिल रहा है, वो कई बार प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर आपकी बॉडी सिग्नल्स दे रही है कि मुझे गेहूँ से प्रॉब्लम हो रहा है, या डॉक्टर को ऑप्शन दिखाने के बाद डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि हाँ गेहूँ आपके लिए अच्छा नहीं है। इनफैक्ट कई बार थायराइड पेशेंट को हम गेहूँ बंद कर देते हैं, क्योंकि वो एक नेगेटिव इन्फ्लेमेशन इफेक्ट होता है। सो अंटिल एंड अनलेस इट इज डिफाइंड फॉर यू, गेहूँ नुकसान नहीं करता। ऑयली फूड इज हार्मफुल? एक्सेस ऑफ ऑयली फूड इज हार्मफुल, यस दिस इज ट्रू। घी हमें मोटा करता है? घी मोटा नहीं करता, बट हाँ एक्सेस ऑफ घी मोटा करेगा। सो एक बैलेंस्ड अमाउंट में अगर आप घी अपने एवरीडे डाइट में ले रहे हैं, तो येस इट हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट। बट वहीं जहाँ हमने मॉडरेशन को छोड़ दिया, वो हमारे लिए नेगेटिव रोल प्ले करता है। एनर्जी ड्रिंक्स आर नॉट हार्मफुल? एनर्जी ड्रिंक्स आर हार्मफुल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैफीन रिच होती है। हमारी सडनली हमको ऐसा फील करेगा कि हम फ्रेश हो गए, बट इन द लॉन्ग रन दे आर नेगेटिव फॉर यू। ओके मैम, एंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू लिव लाइफ? द बेस्ट वे इज़ टू लिव इन मॉडरेशन। मैंने अपने पहले भी कई बार बोला है कि अगर आप हर चीज़ का एक बैलेंस रखेंगे, तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। जहाँ आपने इम्बैलेंस करा, चाहे खाने में करा, चाहे एक्सरसाइज में करा, चाहे अपनी स्लीप हैबिट में करा, जहाँ इम्बैलेंस आया वहाँ पे अनहेल्दी डिजीजेस भी आएंगी और आपकी हेल्थ भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी। ओके। और अब जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हमारी ऑडियंस है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेगी, एक गोल्डन मैसेज आपकी तरफ से? सो अगर वन लाइन बोलना चाहती हूँ, तो हमेशा मॉडरेशन का ध्यान रखें और माइंडफुल रहें। वॉच फॉर सिम्टम्स विच योर बॉडी इज़ गिविंग यू रेगुलरली। जब हम अपनी बॉडी को सुनते हैं एक रेगुलर बेसिस पे, आप थोड़ा सा अगर कॉन्शियसली अपने आप को थोड़ा टाइम देंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी टाइम टू टाइम हमें सिग्नल्स देती है अबाउट आवर हेल्थ। सो लिसन टू द सिम्टम्स, बी माइंडफुल एंड लिव लाइफ इन अ मॉडरेट वे। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू मोहित फॉर हैविंग मी हियर। ओके मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉक, जिसमें हमने बात की बहुत सारे मिथ्स के बारे में और आपको एक अच्छा वेट लॉस करने का तरीका बताया है कि आप कैसे अपना वेट लॉस कर सकते हैं और कौन सी डाइट फॉलो करके कर सकते हैं। ना ही आपको प्रॉपर ऐसा नहीं है कि आपको जंक फूड खाना ही नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको ओनली हर टाइम में क्या बोलते हैं हेल्दी फूड खाना है, ऐसा भी नहीं है। आज अंकिता मैम ने हम सबको, आपको ही नहीं हम सबको ये बता दिया है कि एक अच्छी डाइट क्या होती है और आप कैसे अपना वेट लॉस आसानी से फास्टेस्ट वे में कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
और ये वीडियो आपको उसके साथ ज़रूर शेयर करना है, आपके फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, आपके अपने के साथ, जिसको इसकी ज़रूरत है, जिसको अपना वेट लॉस करना है, जिसको अपनी एक अच्छी डाइट फॉलो करनी है, अपनी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना है, अच्छा दिखना चाहते हैं।